विस्तार के साथ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने आज धार भोजशाला विवाद मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने भोजशाला परिसर को वाग्देवी का मंदिर घोषित कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि ऐतिहासिक साक्ष्यों और ASI के सर्वे रिपोर्ट के आधार पर भोजशाला का स्वरूप एक हिंदू मंदिर और संस्कृत अध्ययन केंद्र का है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को परिसर में पूजा अर्चना करने का अधिकार दे दिया है। कोर्ट ने मस्जिद पक्ष से कहा है कि वो राज्य सरकार से धार जिले में कहीं और मस्जिद के निर्माण के लिए अलग से जमीन मांगे। ये फैसला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर आया है। ASI ने अपनी रिपोर्ट में मंदिर होने के पुख्ता प्रमाण पेश किए थे। हाईकोर्ट ने नियमित सुनवाई के बाद 12 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस संवेदनशील फैसले को देखते हुए धार और इंदौर जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। फिलहाल परिसर का प्रशासनिक नियंत्रण ASI के पास ही रहेगा, जो इसके रखरखाव और सुरक्षा की जिम्मेदारी को संभालेगा। आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो ASI का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वो फैसले की समीक्षा करेंगे और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। 3 का आदेश तो खारिज होना ही था, क्योंकि वो नमाज का आदेश था और इस था जैसे नमाज हो रही वैसी वो उससे नमाज को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आगे तो आप अब नमाज नहीं पढ़ पर अब आप नमाज पढ़ नहीं सकते हैं। फैसले की समीक्षा करते हैं और समीक्षा करने के सरकार को कहा है कोर्ट ने कि आपके लिए मस्जिद के लिए अलग से जमीन दी जाएगी। वकीलों से बात करेंगे, जैसा भी फैसला होगा लेंगे सुप्रीम कोर्ट की। मुस्लिम पक्ष क्या करेगा? बिल्कुल यकीनन मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा। वो सभी से अपील करते हैं अमन चैन बनाए रखें। हाई कोर्ट का फैसला मानेंगे? हाई कोर्ट का फैसला का सम्मान है, लेकिन हमारे जो अगर आर्गूमेंट के बाद भी खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। थैंक यू। बात करेंगे पेट्रोल डीजल की, क्योंकि एक बार फिर आम आदमी की जेब पर महंगाई की मार पड़ी है। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। डीजल की कीमत भी अब बढ़कर 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गई है। नए दाम आज से लागू कर दिए गए हैं। करीब 4 साल बाद पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। वहीं महानगर गैस ने 14 मई को मुंबई में CNG के दामों में 2 रुपए प्रति किलो का इजाफा किया था, तो आज इंद्रप्रस्थ गैस ने दिल्ली में CNG के दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में आज से बढ़ोतरी के बाद आम जनता क्या कह रही है, हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पर जायजा लिया और वहां लोगों से बातचीत की। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का असर अब कार और बाइक चलाने वालों पर आखिरकार पड़ ही गया है, क्योंकि दिल्ली समेत पूरे देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसी के साथ दिल्ली में जो पेट्रोल की कीमत है वो 94 रुपए 77 पैसे से बढ़कर 97 रुपए 77 पैसे हो गया है। वहीं डीजल के दामों में बढ़ोतरी 3 रुपए की गई है, जिसके बाद अब डीजल के दाम 87 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गया है। और अब आखिरकार जो लोग हैं उनका क्या कहना है इस पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर? आप तो बाइक चलाते हैं, अब पेट्रोल के दाम 3 रुपए बढ़ गया, इससे क्या कहेंगे? भाई सर, जो प्राकृतिक सामाजिक आपदा आई है उसको देखते हुए हमें मतलब स्वीकार करना पड़ेगा। मैं क्या करना पड़ेगा? आपको पता नहीं था पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं? पता है, पता था, बट दिस इज इनएविटेबल है। ये बिल्कुल हम कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें ना कोई गवर्नमेंट का दोषी है ना किसी का है। आपको पता है वार चल रहा है, सारा वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट सब उधर बंद हो गया हुआ है। अब पता नहीं क्या क्राइसिस आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आई है, कुछ भी नहीं पता, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बस ये कि अब जैसा भी एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। जो ऑयल कंपनियां हैं, यानी सरकारी तेल कंपनियां हैं, उनका करीब पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए और डीजल पर 45 रुपए प्रति लीटर बेचने पर घाटा हो रहा था। और हाल में ही पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह भी कहा था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को हर दिन 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, यानी कि लगभग
30 से 35 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हर महीने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को उठाना पड़ रहा था। जाहिर सी बात है ये लगातार अनबियरेबल होता जा रहा था, लिहाजा जो पेट्रोल और डीजल के दामों में 3-3 रुपए बढ़ोतरी का फैसला किया गया है। आइए देखते हैं कि इस पर लखनऊ के लोगों का क्या कहना है। क्या कहेंगे, आम जनता पे बोझ पड़ रहा है और क्या कहेंगे। भाई पेट्रोल 100 रुपये होने वाला है। प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब कर रहे हैं लोग, तनख्वाह तो बढ़ नहीं रही है, तो उस हिसाब से बाकी अब क्या कहेंगे, परेशानी तो है ही है। मजबूरी है भराना, बाकी अब पब्लिक को अननेसेसरी नहीं निकलना चाहिए, बचाना चाहिए। भाई राष्ट्रीय संपदा है, उस पर ध्यान रखना चाहिए। आयात हो नहीं पा रहा है, डिमांड है, अभी डिमांड पे भी कट किया जा रहा है सरकार के द्वारा, लोग भी उसका अनुपालन कर रहे हैं। तो हो सकता है निकट भविष्य में जो इसमें प्राइस में जो भी बढ़ोतरी हो रही है उसमें कटौती भी हो। पेट्रोल डीजल के दामों की बढ़ोतरी पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सप्लाई चेन बनाए रखने के लिए कई प्रयास जारी हैं। दुनिया में बड़े देशों में दाम कई गुना बढ़ चुके हैं, भारत ने दाम नियंत्रित कर रखे हैं। ईंधन की आपूर्ति के सप्लाई चेन को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े देशों में डीजल, पेट्रोल, एलपीजी के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। भारत ने अब तक नियंत्रित करके रखा, लेकिन हमें विपक्ष के नकारात्मक राजनीति और नकारात्मक नैरेटिव का शिकार नहीं होना है। अगर देश हित में कोई निर्णय लिया जाता है तो हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा होना होगा, देश के साथ खड़ा होना होगा। याद रखना, देश से बढ़कर के कोई नहीं। इधर आरजेडी नेता मनोज झा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सरकार हम पर पैनिक कराने का आरोप लगा रही थी, लेकिन अब कर रहे हैं तेल कम खाओ। देशभक्ति के हिसाब से तेल है या देशभक्ति डाइल्यूट हो रही है तेल में? क्या बात है? जो सबसे बड़ा आहत वर्ग है, मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग, वो सरकार की चिंताओं में कहीं नहीं है। अब कुछ और खबरों की ओर रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से अपने 5 देशों के दौरे के पहले चरण में यूएई पहुंचे हुए हैं। अबू धाबी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री के इस दौरे में भारत और यूएई के बीच कई स्ट्रैटेजिक समझौते भी हुए हैं। पीएम मोदी ने यूएई पर हुए हमले की भी निंदा की। ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता रोहन सिंह से। तो रोहन, बताइए, प्रधानमंत्री का ये 5 दिन का दौरा है और सर्वप्रथम यूएई में है, और यूएई एक ऐसा राष्ट्र जहां पर तेल, ऊर्जा और इन पर बातचीत हो सकती है। किस तरह के समझौते हुए हैं और क्या है पूरा अपडेट? जी, भारत और यूएई के रिश्तों के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री की ये यात्रा छोटी लेकिन काफी ज्यादा फ्रूटफुल यात्रा रही। आज 5 महत्वपूर्ण बातों को लेकर समझौते हुए हैं। सबसे पहले भारत यूएई के बीच स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर समझौता हुआ है, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर समझौता हुआ है, इसके अलावा एलपीजी सप्लाई को लेकर समझौता हुआ है। गुजरात के वाडीनार में शिप रिपेयर क्लस्टर बनाने को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है और साथ ही भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर में करीब $5 अरब के निवेश को लेकर बात हुई है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के राष्ट्रपति से मिले और उसके बाद कई सारी जो है और घोषणाएं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ कहा कि यूएई पर किसी भी हमले को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वेस्ट एशिया संकट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसका असर अब पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है और भारत यूएई पर किसी भी तरह के हमले की निंदा करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा से कूटनीति और संवाद का रास्ता अपनाया है, हमेशा वो कूटनीति और संवाद को ही कहीं जो है समर्थन कर रहा है। तो ये काफी ज्यादा छोटी लेकिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण यात्रा प्रधानमंत्री की यूएई में रही है। इधर प्रधानमंत्री मोदी की ये तो यूएई यात्रा की बात थी, लेकिन अब हम एक बार फिर से बात करेंगे पेट्रोल डीजल की। पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए सभी सरकारी मंत्रालयों ने कमर कस ली है। मंत्रियों से साथ चलने वाले काफिले से लेकर वर्क फ्रॉम होम, कारपूलिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है। कौन सा मंत्रालय क्या कदम उठा रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा।
पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है और इस बीच जितने भी सरकारी मंत्रालय हैं उन्होंने अपने यहाँ खर्चे कम करने की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने काफिले को कम किया, उसके बाद गृह मंत्री, रेल मंत्री और उसके साथ साथ कृषि मंत्री ने भी अपने काफिले में काफी कटौती की है। बाकी जितने मंत्रालय हैं उन्होंने भी अपने यहाँ पर कई सारे डायरेक्शंस लेने की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले जो पावर मंत्रालय है उसने यहाँ अपने जो जितना भी वर्कफोर्स है उसमें 20% वर्कफोर्स को घर से काम करने की सलाह दी है। जो भी कर्मचारी आने वाले दिनों में पेट्रोल बचाएगा उसके लिए इनाम देने की भी घोषणा की गई है। कृषि मंत्रालय ने अपने यहाँ पर जो भी कर्मचारी उनके लिए 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करने की घोषणा ऑलरेडी कर दी है। जितने भी विदेशों के अंदर बैठकें कर्मचारियों की होने वाली थी उनको रद्द कर दिया। उन्हें कहा कि आप फिलहाल बैठकें उनमें ना जाएं। इसके साथ साथ एक और बड़ा कदम उठाया गया है, जितनी भी बैठकें आसपास उनको करनी है उनको वर्चुअली मोड के अंदर करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उसके अलावा जो हाउसिंग मंत्रालय है उसने जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए पूलिंग की पॉलिसी स्टार्ट कर दी है। अपने घर के पास से बस पकड़ करके, सरकारी बस पकड़ करके अपने ऑफिस पहुंच सकते हैं। इतना ही नहीं, मेट्रो से भी जो फीडर बस की शुरुआत कर दी गई है। लोग मेट्रो से आए और उसके बाद फीडर बस पकड़कर अपने मंत्रालय जा सकते हैं। और जितने भी सफर है उसके दौरान इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह देने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री की फ्यूल बचाने की अपील का असर अब गुजरात के सरकारी कर्मचारियों में भी दिखाई दे रहा है। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल को पत्र लिखकर वर्क फ्रॉम होम लागू करने की मांग की है। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के सामने क्या मांगे रखी हैं वो जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। इस वक्त मैं गांधीनगर सचिवालय में मौजूद हूं और पूरे राज्य में लाखों कर्मचारी हैं जो कि प्रधानमंत्री की अपील के साथ जुड़ना चाहते हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ के जो मंडल के अध्यक्ष है उनके साथ। बताइए, मुख्यमंत्री को आपने किस तरह का पत्र सौंपा है और क्या क्या मांगे रखी है? जी, अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा फ्यूल क्राइसिस के कारण देश हित में जो पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करने के लिए और वर्क फ्रॉम होम की प्रणाली अपनाने के लिए जो अपील की गई है, और उसमें हमने मांग की है कि गुजरात सरकार रोटेशन बेस पर वर्क फ्रॉम होम को अपनाए और जिस तरह से केंद्र सरकार और अन्य राज्यों में जो 5 डे वीक की प्रणाली अभी अमल में है तो उसको भी लागू किया जाए। राज्य सरकार के करीबन 5 लाख से अधिक कर्मचारी है, उनको अगर रोटेशन बेस पर या पे जहां पे कार्य के अनुरूप अगर पॉसिबल है, अगर वर्क फ्रॉम होम का जो प्रणाली है वो अपनाया जाए तो राज्य सरकार को जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि भाई फ्यूल की बचत कीजिए, तो उनका एक डिस्ट्रिक्ट से अन्य डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक जो आने जाने में जो फ्यूल लगता है तो वो बचत होगी, तो वो एक राष्ट्र हित में उनका सहभागी बन पाएंगे। हम कह सकते हैं कि अगर सरकार इन कर्मचारियों की मांग को स्वीकार कर लेती है तो ईंधन की आपूर्ति में बहुत बड़ी राहत हो सकती है। केतन जोशी, गांधीनगर। इधर फ्यूल क्राइसिस के बीच राजधानी दिल्ली में आज पहली हाइड्रोजन बस सड़कों पर आई। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने दिल्ली मेट्रो को 2 अत्याधुनिक हाइड्रोजन बसें सौंपी हैं। कैसा इस हाइड्रोजन बस की खासियत और कैसा रहा इसका सफर, बता रही है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। राजधानी दिल्ली में आज से पहली हाइड्रोजन बस की शुरुआत हो गई है और उसी हाइड्रोजन बस में इस वक्त मैं मौजूद हूं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के कोलैबोरेशन से इस सर्विस की शुरुआत की गई है। ये जो हाइड्रोजन बस है किस तरह से दिखती है तो आपको मैं बता दूं, तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि पूरी तरह से एयर कंडीशनड ये हाइड्रोजन बस है, लो फ्लोर बस है और इसकी अगर सिटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो ये 35 सीटों की है। सामने आप तस्वीरों में देखेंगे कि यहाँ पर जो ड्राइवर है उसके पास एक हाईटेक सिस्टम लगाया गया है। खास तौर पर जो सीसीटीवी कैमरास यहाँ पर लगे गए हैं इस बस के अंदर, उसकी सीधी फीड ड्राइवर एक्सेस कर सकता है और जीपीएस भी इस हाइड्रोजन बस में लगाया गया है। तो हाईटेक बनाया गया है। खास तौर पर अगर रूट के हिसाब से देखें तो सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में ये जो बस है ये डीएमआरसी की तरफ से बतौर शटल चलाई जाएगी और जितने भी यहाँ पर प्रमुख इलाके हैं, चाहे हम कर्तव्य भवन की बात करें, विज्ञान भवन, इंडिया गेट, ऐसे इलाकों को कवर करते हुए ये शटल सेवा देगी। तो किराया काफी अफोर्डेबल रखा गया है। यहाँ पर आप यूपीआई के जरिए भी
अपना किराया दे सकते हैं और कैश के जरिए भी दे सकते हैं, जो कि सिर्फ 10 से 15 रुपए है। और लास्ट में मैं आपको बता दूं कि ये जो बसेस है ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से डीएमआरसी को दी गई है। इस तरह की 2 बसेस हैं। फ्यूल की बात करें, जो क्लीन फ्यूल है हाइड्रोजन, इसकी सप्लाई इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से ही की जाएगी। तो इस तरह का इनिशिएटिव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, खासतौर पर उस वक्त जब हम देख रहे हैं पश्चिम एशिया संकट की वजह से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईंधन बचाओ मुहिम को बल दे रहे हैं। ऐसे में एक क्लीन फ्यूल ट्रांसपोर्ट राजधानी दिल्ली में शुरू होना बड़ी बात है। दीपाली नंदा, दिल्ली। अब बात करेंगे नीट यूजी पेपर्स की, जो कि लीक हुए थे। अब लीक मामले के चलते परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। हालांकि अब एनटीए की ओर से री एग्जाम की आधिकारिक तिथि की घोषणा कर दी गई है। नीट यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा 21 जून को हो रही है। एनटीए अगले कुछ दिनों में एडमिट कार्ड भी जारी करेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि हम एग्जाम की फीस छात्रों को रिटर्न करेंगे ताकि उन पर आर्थिक बोझ ना पड़े। इसके साथ ही विद्यार्थियों को अवसर दिया जाएगा कि वे 1 हफ्ते तक अपनी पसंद का शहर चुन सकें। एग्ज़ाम का समय बढ़ाया जाएगा ताकि OMR शीट भरने का समय मिल सके। इस बार परीक्षा का समय 3 घंटे से बढ़ाकर 3 घंटे 15 मिनट किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि अगले साल से नीट परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। एनटीए ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। तो नीट री एग्ज़ाम की नई डेट का ऐलान हो चुका है। अब छात्रों के लिए ये क्या है, कितनी तैयारी, 15 मिनट ज़्यादा मिलने वाले हैं, किस तरह का पेपर आएगा, पिछली बार से कितना अलग होगा। बहुतों के मन में ये भी सवाल आएगा कि अगले साल से जब कंप्यूटर एग्ज़ाम होगी तो क्या कुछ बदल जाएगा। तो इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आज हमारे कंज्यूमर अड्डा में। नीट नई डेट नई तैयारी, आज शाम 5:57 पर। ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ। खबरें। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में दबाव का माहौल देखने को मिला। दिन भर उतार चढ़ाव के बाद बाजार ऊपरी स्तरों से फिसलकर ही लाल निशान में बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स गिरावट के साथ क्लोज हुए हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी आज दबाव का दिन था। तो कैसा रहा कुल मिला के आज बाजार का मूड और माहौल, बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। चलिए, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आप मार्केट में देखें तो गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। हालांकि शुरुआत बढ़िया हुई थी, लेकिन फिर जैसे जैसे हमने देखा कि रुपए में गिरावट आई, मार्केट में भी आपको गिरावट का नजर आया एक्शन। निफ्टी बैंक को देखें, निफ्टी को देखें, सेंसेक्स सब लाल निशान में। और अब तक जो स्मॉल कैप और मिड कैप में तेजी का रुझान था, आज थोड़ा सा थम गया, जहां पर आधे से थोड़ी सी ज़्यादा की गिरावट आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में नजर आई। चलिए दिखाता हूं आपको निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट। और इसमें अगर आप देखें तो स्टॉक्स बड़े इंटरेस्टिंग आपको नजर आएंगे। टेक महिंद्रा है, इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डीज और टाटा मोटर्स पीवी, जिसके आए नतीजे यानी आईटी और फार्मा, इन्होंने आज काफ़ी बढ़िया किया। वहीं गिरने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो इसमें आपको इटर्नल, टाटा स्टील है, नेस्ले और हिंडाल्को, यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट आपको नजर आई। लेकिन पूरे मार्केट के एक्शन को समझाता हूँ एक बेहतर तस्वीर के साथ। सेक्टर का एक्शन देखिए। इंडिया विक्स थोड़ा सा बढ़ा 1%, लेकिन कैपिटल मार्केट्स, डिफेंस, पीएसयू बैंक्स, फाइनेंशियल्स बैंक, यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली। अब आप ऑटो को देखें तो बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग। आईटी ने आज कमाल कर दिया। एक समय ऐसा था कि निफ्टी आईटी इंडेक्स 2-2.5% तक की तेजी था। हालांकि बाजार बंद होते होते वहां पर भी थोड़ी सी गिरावट आ गई। एफएमसीजी आधे % ऊपर। फार्मा में काफ़ी बढ़िया एक्शन देखने को मिला, लेकिन रियलिटी में पेन गहरा है। लगातार यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली। एनर्जी की बास्केट काफ़ी मिक्स, और मेटल स्टॉक्स में भी देखें तो तकरीबन 2% का कट आपको नजर आया। बाजार पर आज दोहरी मार देखने को मिली है। एक तरफ गोल्ड और सिल्वर मार्केट में भारी उतार चढ़ाव रहा, तो आज भी सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई। तो दूसरी ओर रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। डॉलर के मुकाबले रुपया पहली बार 96 के पार गया। वहीं मुनाफा वसूली का दबाव है, तो कहीं डॉलर की मजबूती ने बाजार की बेचैनी बढ़ाई है। गोल्ड सिल्वर को लेकर रुपये तक मची इस हलचल के पीछे आखिर क्या वजह है और कब तक ये जारी रह सकती है उथल पुथल, जानते हैं हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता से। जी हाँ, इस हफ्ते की हेडलाइन क्लियरली इंडियन रुपी है, जहां पर हमने 2% की गिरावट 6 दिनों में आते हुए देखी है। और इसी के साथ साथ इस साल की अगर
बात की जाए तो 7% तक रुपया अब फिसल चुका है। 2025 में हमने रुपए में 5% की गिरावट आते हुए देखी थी, लेकिन अगर आप पिछला वित्त वर्ष यानी कि FY26 देखें तो करीबन 10% की गिरावट थी, जो कि 2013 के बाद सबसे बड़ी गिरावट रुपए में दर्ज हुई है। इतने समय में रुपए में जो गिरावट है वो पहले तो ट्रेड टैरिफ्स की वजह से थी, उसके बाद जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं और सबसे बड़ा रीज़न इसके लिए कच्चा तेल भी है, जो कि वॉर से पहले करीबन $60-70 के आसपास था, जो अब बढ़कर 100 के ऊपर लगातार बनता हुआ नजर आया है। कच्चे तेल में आज हमने 109 प्लस काइंड ऑफ लेवल्स बनते हुए देखे। वो इसलिए क्योंकि यूएस और ईरान के बीच में पीस टॉक्स को लेके इस हफ्ता बिल्कुल जीरो रहा, कोई कॉन्वर्सेशन उन दोनों कंट्रीज के बीच में नहीं हुई। जहां तक यूएस चाइना की बात है, वेल यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से तो यहाँ पर काफ़ी स्टेटमेंट्स आई, लेकिन चाइना की तरफ से ऐसी कोई ठोस स्टेटमेंट हमने आते हुए नहीं देखी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी यहाँ पर बंद है और बाजार को लगता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता है तो शायद हम फिर कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर फिर से बनता हुआ देखें, और एग्जैक्टली यही एक चीज़ यहाँ पर बाजार में थी। इक्विटीज़ में गिरावट थी, एफआई आउटफ्लोज फिर से बनते हुए नजर आए, कच्चा तेल 110 के आसपास जा रहा है और रुपए में एक भारी गिरावट है। तो अगर ओवरऑल मार्केट सिनेरियो को यहाँ पर देखा जाए तो सेफ हेवन बाइंग हमने डॉलर इंडेक्स में यहाँ पर आते हुए देखी, और इसी के सामने न सिर्फ इक्विटी बल्कि सोना, चांदी, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, इन सभी मेटल्स में भी करीबन 2 से 6% तक की यहाँ पर आज गिरावट देखने को मिली है। तो एब्सोल्युटली एक रिस्क एवर्स वाला दिन यहाँ पर रहा, जहाँ पर एक भारी कीमत चुकानी पड़ी यहाँ पर इंडियन रुपी को, जहाँ पर 96.10 तक के लेवल्स भी हमने यहाँ पर निकलते हुए देखे। तो मंडे का भी यहाँ पर इंतजार रहेगा कि वीकेंड में किस तरह की स्टेटमेंट्स निकल के आती हैं, उसके ऊपर यहाँ पर मंडे डिपेंड करेगा। तो काफ़ी उथल पुथल भरा रहा ये पूरा हफ्ता और आज का दिन भी, लेकिन इसी के साथ आवाज़ समाचार में आपसे ले रहे हैं इजाज़त। 5 बजे ताज़ा एडिशन लेकर एक बार फिर से हाजिर होंगे और लगातार खबरों का सिलसिला CNBC आवाज़ पर जारी है। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज़रूर विजिट कीजिए, क्लिक पर आपको सब और ताज़ा अपडेट एक साथ मिल जाएगा। नमस्कार।